हम फिर एक बार YouTube चैनल पर आए हुए हैं, जो कि आपको बतला रहे हैं कि रिटायरमेंट और पार्टनरशिप का चैप्टर स्टार्टिंग करने, जो कि ये कंटिन्यू चैप्टर आपके सामने पेश करते जा रहे हैं हम, और ये काफ़ी बेहतरीन चैप्टर से भी आपके लिए होगा। तो गाइज, आप जो इमेज पर देखेंगे, आपके सामने जो इमेज देख रहे हैं रिटायरमेंट और पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, इसमें आपको लगता होगा कि इसमें आप जो देख रहे हैं कि यानी कि दो आदमी जो हैं एक दूसरे को हाथ लिए हुए और बीच में दरार आ गया है, यानी दरार की जो चिन्ह लकीरें आपके सामने दिखाई दे रही है, इससे ये प्रतीत होता है कि वो जो रिलेशनशिप था वो कहीं ना कहीं खटक चुकी है, वो खटक गई है, रिश्ता बिगड़ चुका है या आपस में मतभेद हो गया है। तो उस तरह से उन्होंने, यानी कि दरार ये प्रतीत करता है कि इस रिलेशनशिप को छोड़ करके, बिजनेस को छोड़ करके जाने का सूचित कर रहा है। तो गाइस, आप जो देखेंगे, आप जो यहाँ जो इमेज पर देखेंगे, इसमें देख रहे हैं कि आपको इससे ये प्रतीत हो रहा है कि 3 पार्टनर्स हैं, और 3 पार्टनर्स में एक पार्टनर्स जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो लाइन में जो खड़े हुए हैं, ये प्रतीत करता है कि ये रिलेशनशिप बना हुआ है। लेकिन इसे यहाँ पर देखेंगे कि ये इसमें एक पार्टनर्स जो है ये छोड़ करके, यानी बिजनेस को छोड़ करके जा रहा हो। बिल्कुल आपने ऐसा ही स्पष्ट हो रहा है कि रिटायरमेंट और पार्टनरशिप में आपको मिलेगा कि बिजनेस को छोड़ के जाना, यानी कोई पार्टनर्स बिजनेस को किसी कारण वो बिजनेस को छोड़ करके जाने की बात करता है। तो आते हैं हम चैप्टर पर डिफिनेशन के बारे में, या कि रिटायरमेंट और पार्टनरशिप किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो गाइज, अगर कहीं एक साझेदार या अधिकार वह उपयुक्त नोटिस देकर के फर्म से अवकाश ग्रहण कर ले सकता है, या जब एक साझेदार फर्म अपना संबंध समाप्त कर लेता है तो अपना हिसाब किताब करा सकता है। तो आप ध्यान देंगे कि अगर जो पार्टनर्स है जैसे हिसाब किताब करा लेता है, तो वो बिजनेस में वो वर्क किया था, मेहनत किया था, और मेहनत करने के बाद में उसके दरमियान में जब वो डेथ करता है, रिटायरमेंट करता है, तो उस डेट के अनुसार वो अपने बिजनेस में जितना वर्क किया रहता है उसके अनुसार वो अपना हिसाब किताब करा लेता है। तो गाइस, आप ध्यान देंगे कि और फर्म को वो हिसाब किताब जैसे ही करा लेता है तो फर्म को वो छोड़ देता है, इसे साझेदार की निवृत्ति एवं अवकाश ग्रहण कहा जा सकता है। तो गाइस, ध्यान देंगे, तो इसमें कुछ जैसे ही बिजनेस को वो छोड़ करके चला जाता है तो उसको साझेदारी का अवकाश ग्रहण कहा जा सकता है, यानी रिटायरमेंट ऑफ बोला जा सकता है। तो इसके द्वारा भारत सरकार ने कुछ अधिनियम बना करके रखा है, जो अधिनियम में एक्ट के तहत की, आखिर उसमें आप जो बुक को देखेंगे उसमें आपको दिया हुआ है बुक में कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 धारा 32 में इस बात का उल्लेख किया गया है गाइस कि साझेदार सभी साझेदारी सहमति से सभी जो होता है, जितने भी साझेदार होते हैं, यानी सभी साझेदार के सहमति से साझेदारी को स्पष्ट रूप से ठहराव, यानी कि स्पष्ट रूप से ठहराव के अनुसार वो अवकाश ग्रहण कर सकता है, यानी कि सभी साझेदार की सहमति से वो बिजनेस को क्या कर सकता है, छोड़ के जा सकता है। तो गाइज, या जब साझेदारी ऐच्छिक होती है, यानी कि आप ध्यान देंगे इस बात को कि जब साझेदारी ऐच्छिक होती है तो शेष सभी साझेदार को अपने अवकाश ग्रहण की सूचना सभी पार्टनर्स को वो दे देता है, यानी अवकाश ग्रहण जैसी सूचना सभी पार्टनर्स को देता है तब वो अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो गाइज, आपने इस बात को आप ध्यान देंगे, ये ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस को डायरेक्टली छोड़ करके चला जाएगा और वो अवकाश ग्रहण कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो हम आपको फिर बतला रहे हैं कि सभी साझेदार को सूचना देगा कि हम अब बिजनेस में नहीं रह सकते हैं और इस कारण हम बिजनेस को हम छोड़ के जा रहे हैं। तो सूचना जैसे ही देगा तो सभी साझेदारी की सहमति हो सकती है कि नहीं, इनको जाने दीजिए, तो वो बिल्कुल बिजनेस को छोड़ करके जा सकता है। तो इस पे कुछ कंडीशन भी हो सकता है कि आखिर बिजनेस को छोड़ करके क्यों जाएगा, क्या कारण हो सकता है कि बिजनेस को वो छोड़ करके रिटायर हो सकता है। तो गाइज, आप ध्यान देंगे कि कारण ये हो सकता है कि किसी साझेदार के मतभेद हो जाना, ध्यान देंगे, किसी साझेदार का मतभेद हो जाना, मतभेद में समाप्त, तो किसी कारण के साथ मतभेद होना, और जैसे ही मतभेद हो जाता है, मतभेद भिन्न हम आपको बात करते हैं, मतभेद भिन्न होता है कि आखिर 2 पार्टनर्स हो और 2 पार्टनर्स में तीसरा पार्टनर्स को नहीं बनता हो, यानी झगड़ा हो गया हो, किसी कारण वाद विवाद हो गई हो, तो उसे हम कहते हैं मतभेद, यानी किसी कारण
कहा जाता है सरल भाषाओं में कि अगर दो पार्टनर से नहीं बनता हो तो कुछ लोग ऐसे भी प्रतीत के होते हैं कि साफ डायरेक्टली कह देते हैं कि जाओ हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, यानी कि हम बिजनेस को छोड़ करके इसी वक्त जा रहे हैं, यानी किसी भी कारण वो कोई भी हो जाए, कितना हो उनको लॉस क्यों ना हो जाए, लेकिन कुछ वैसे व्यक्ति प्रतीत के होते हैं कि वो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं कि हम बिजनेस को छोड़ करके जाएंगे तो जाएंगे। तो ये कारण हो सकती है, पहला कंडीशन ये हो सकती है कि बिजनेस को छोड़ करके जाना हो सकता है। तो गाइज आप ध्यान देंगे कि बीमारी या शारीरिक कमजोरी हो जाए। हाँ बिल्कुल गाइज आप समझ रहे हो कि पार्टनर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि बिजनेस में इस कारण छोड़ करके जा सकते हो कि वो बीमार रहते हो या लंबे समय से बीमार रहते हो, या उनकी बीमारी के कारण शारीरिक कमजोरी हो जाए। तो क्या अगर शारीरिक कमजोरी हो जाता है, अगर कोई पर्सन बीमार हो जाता है तो वो लंबे समय तक बिजनेस में नहीं रहते हैं, और लंबे समय नहीं रहने के कारण आपको हम बतला रहे हैं कि कोई वर्क भी अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे, और वो बिजनेस को आसानी से वो क्या करेंगे कि अब हमको मन नहीं लग रहा है, अब हम बिजनेस को क्या करेंगे छोड़ करके जा रहे हैं। तो गाइज इन कारणों से वो बीमारी हो या शारीरिक कमजोरी हो, तो इस कारण से वो बिजनेस को छोड़ करके जा सकते हैं। एक कंडीशन और भी हो सकता है गाइज, वो हम बतला रहे हैं कि वृद्धा अवस्था हो जाना। हाँ बिल्कुल, अगर कोई पार्टनर्स लंबे समय तक बिजनेस में बना है, लंबे समय तक रहा है और वो लंबे समय तक वर्क कर रहा हो, तो वृद्धा अवस्था हो जाए। वृद्धा अवस्था मीन्स बूढ़ हो गया, ओल्ड मैन हो गया वो, और वो अभी बिजनेस में वो वर्क करने की काम नहीं है, तो इन कारण वो बिजनेस को छोड़ करके क्या कर सकता है, जा सकता है। गाइस इन सारी बातों पर ध्यान देंगे। और कारण हो सकती है इसमें कि रिटायरमेंट। तो गाइस आप ध्यान देंगे कि आखिर जाहिर सी बात है कि अगर कहीं हम वृद्धावस्था के साथ साथ व्यवसाय में रुचि न ले, अगर हम व्यवसाय में रुचि न ले, किसी कारण नहीं ले सकते, हो सकता है वृद्धावस्था हो सकता है, या हो सकता है लंबे समय तक बिजनेस में बने रहने पर हम बिजनेस में जब लंबे समय रहते हैं तो इस कारण भी हम बिजनेस में रुचि न ले। तो बिजनेस में रुचि न लेना, या कि अब बिजनेस जो ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा, या हो सकता है कि अब हमारी इच्छा नहीं है, हम बिजनेस से ऊब गए हैं, तो इन सारी कारणों से वो बिजनेस को क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है, बिजनेस को छोड़ करके जा सकता है। यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर्स आपको इसमें, यानी कि सिंपली बात है, अगर कहा जाए कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स उसे कहा जाता है कि दो पार्टनर्स हैं और तीसरा पार्टनर्स किसी कारण जो होता है, यानी 3 पार्टनर्स बिजनेस में बने थे और तीसरा पड़ा किसी कारण में आपने देखा कि मतभेद हो जाना, कारण में आपने देखा कि वृद्धावस्था हो जाना, कारण में आपने देखा कि ये शारीरिक कमजोरी हो जाना, आपने कारण में देखा कि बिजनेस में रुचि न लेना। इन सारी कारणों से हो सकता है वो बिजनेस को छोड़ के जब जाता है तो उसे हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप कहा जा सकता है। तो गाइज अब आते हैं, अगर बिजनेस में प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी बिजनेस में इफेक्ट क्या कर पड़ेगा, हम इस पे बात करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में। तो किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर पुरानी साझेदारी का अंत हो जा सकता है। बिल्कुल सही आप बात में सुन रहे हैं कि किसी तरह, आप जाहिर सी बात है कि अगर 2 पार्टनर्स बने हैं इसमें और 3 पार्टनर्स बने हैं, 3 पार्टनर्स में से एक पार्टनर जो है बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, तो पुरानी साझेदारी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और वहीं से एक नया पार्टनरशिप का तैयारी हो जाती है, यानी रिकॉन्सिलिएशन ऑफ द पार्टनरशिप का निर्माण हो जा सकता है, यानी साझेदारी का पूर्ण गठन हो सकता है। यानी आपने देखेंगे कि इसमें नई साझेदारी क्या होती है, निर्माण हो जाती है। यानी कि जब पुराना पार्टनर जो होता है अवकाश ग्रहण करता है तो वहीं से पुरानी साझेदारी की अंत हो जाती है और नई साझेदारी का निर्माण हो जाता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि जैसे ही पुरानी साझेदारी की समाप्त होगी तो वहां से एक नई साझेदारी का निर्माण होगा। गाइस अब आते हैं कि ये भी इफेक्ट बढ़ सकता है अवितरित लाभ संचिति, यानी कि रिजर्व फंड, लाभ हानियों के संबंध में भी हमारा क्या हो सकता है, उसको बांटा जा सकता है। तो गाइस आप ध्यान देंगे इन सारी कंडीशनों से लाभ हानि को इसमें से संबंध में समायोजन भी करना पड़ जाता है, यानी कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हो, रिजर्व हो, और उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ओल्ड रेशियो पर बांटते हैं। ओल्ड रेशियो पर जब बांटेंगे, क्यों बांटेंगे, तो जिसमें से ये कहा जाता है ओल्ड रेशियो पर बांटेंगे, तो ओल्ड रेशियो मीन्स आ गया कि ए बी पार्टनर्स थे, ए बी सी पार्टनर्स थे, सी किसी कारण यानी कि वृद्धावस्था के कारण वो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका जनरल रिजर्व में उसकी
हिस्सा बनेगी, जो शेयर बनेगा उस पर वो क्या करेगी, उस पर उसको हिस्सा में दिया जाएगा। यानी कि उसका भी समायोजन लाभ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट पर, प्रीवियस ईयर का जनरल रिजर्व पर, उसको ओल्ड रेशियो पर बांट करके करना हो जाता है। यानी इसका इफेक्ट पड़ सकता है, इसकी समायोजन किया जा सकता है। तो गाइज अब आते हैं फर्म के संपत्तियों और दायित्वों के पूर्ण मूल्यांकन भी किया जाता है। इसमें हम बतला रहे हैं कि ये भी बिजनेस में इफेक्ट पड़ सकता है कि फर्म एवं संपत्ति और दायित्वों का भी पूर्ण मूल्यांकन किया जाता है। गाइज हमने चैप्टर्स रिकॉन्सिलिएशन ऑफ द पार्टनरशिप से ही फर्म की संपत्तियों को दायित्वों का पूर्ण मूल्यांकन के बारे में हमने बतलाया था। पूर्ण मूल्यांकन जैसे ही होता है यानी कि संपत्ति पर इंक्रीज और डिक्रीज का भी लेखा जोखा इसमें करना पड़ जाता है। क्या है, इसमें भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो गाइस फर्म की ख्याति का भी मूल्यांकन किया जाता है। जाहिर सी बात है अगला प्रभाव ये भी पड़ सकता है कि फर्म का ख्याति का इसमें मूल्यांकन किया जा सकता है, यानी फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि अब एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ करके जाएगा तो वो दावा ठोकेगा कि हमारी जो फर्म की, हमारे हिस्से की जो ख्याति होती है हमारा दे दिया जाए। तो इस तरह से उसको जो ख्याति की राशि देने दिया जाएगा तो वो फर्म की यानी गुडविल ऑफ फर्म की गणना करना पड़ सकता है और आवश्यकता अनुसार उसकी ख्याति में हिस्सा भी दिया जा सकता है। तो गाइस ध्यान देंगे, यानी कि फर्म में उसकी ख्याति में भी हिस्सा दिया जाएगा। तो गाइस किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर शेष बचे हुए साझेदारों को संयुक्त हिस्सों में वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि दो पार्टनर्स हैं, तीन पार्टनर्स बिजनेस में बने हैं, ए बी सी पार्टनर्स हैं और इसमें यानी कि एक सी जो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, तो गाइस अब जो बिजनेस में प्रॉफिट होगी, यानी कि अब जो पहले जो मान लीजिए एग्जांपल तौर पर 100 की प्रॉफिट हुई थी और उसमें 3 पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो 3 पार्टनर्स को जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया था तो उस समथिंग 33 रुपीज समथिंग डिस्ट्रीब्यूट करने पर मिलता था। लेकिन अब जो एक पार्टनर उसमें से चला गया और उस प्रॉफिट को इक्वली पर डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो 50 रुपीज यानी कि 70 रुपीज समथिंग आपको प्लस यानी पैसा मिला जाएगा। यानी 100 रुपया में हम बांटेंगे 3 पार्टनर्स को तो 33 पैसे पड़ेंगे और उसी पार्टनर्स को, एक पार्टनर्स बिजनेस को जब छोड़ के जा रहा हो और उसी पैसे को यानी 100 रुपए को इक्वली पर जब बांटा जाएगा तो आपको हम बतला रहे हैं कि इक्वली पर जैसे ही बांटा जाएगा 2 पार्टनर्स में तो 50 रुपीज यानी पड़ेगी, यानी 50 रुपए पड़ेगा। तो गाइज आप ध्यान दे रहे हैं कि इनकी हिस्से में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और उसके लाभ अनुपात में भी परिवर्तन हो जाता है। गाइज आपने बहुत अच्छा सुना कि अगर कोई पार्टनर्स अगर बिजनेस को छोड़ के जाता है तो ये भी इफेक्ट पड़ सकता है कि उनके लाभ अनुपात में भी परिवर्तन हो जाता है। गाइज अगर सिंपली बात करें कि अवकाश ग्रहण हो, मान लीजिए कि बिजनेस में इक्वली में 3 पार्टनर रहा करते थे 1/3 और उसमें से ए और बी ही रह गए, सी बिजनेस को छोड़ के चला गया तो अब हो जाएगा 1/2। तो इससे ये प्रतीत होता है कि अब लाभ हानि में भी लाभ जो पीएल रेशियो होता है, जो लाभ हानि रेशियो होता है, जो बिजनेस में प्रॉफिट होगा उस पर डिस्ट्रीब्यूट करने की जो बात होती है, अगर इक्वली भी रखते हैं तो उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। इसको हम ये प्रभाव पड़ता है। गाइस हम आपको अगला इफेक्ट बतला रहे हैं, यानी कि प्रभाव साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले मृत साझेदार के दावे का निर्धारण करना होता है और ताकि उनका भुगतान किया जा सके। तो गाइस आप ध्यान देंगे कि आपको हम बतला रहे हैं कि अगर साझेदार के अगर अवकाश ग्रहण करने पर, अवकाश ग्रहण करने के बाद जो कहा जाता है या जो बिजनेस को छोड़ करके जाता है पार्टनर्स या जो साझेदार रिटायरमेंट करता है तो उसके दावा ठोकता है कि नहीं अब हमको हमारी जो जितनी क्या होती है, हमारी जितना शेयर बनता है वो हमारा जो शेयर हमारा टोटल जोड़ करके दे दीजिए। तो हो सकता है गाइस उसमें उनकी कैपिटल्स हो, उसमें उनकी जनरल रिजर्व हो, उसमें उनकी प्रॉफिट हो, उसमें हो सकता है कि पीएल हो या हो सकता है उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हो या हो सकता है कि उनकी प्रॉफिट हो या हो सकता है कि जनरल रिजर्व हो, तो गाइस हो सकता है कि वो उनकी गुडविल हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें उनमें जो उनकी शेयर जो बनी होती है उसको टोटल हिसाब किताब कर करके और उनको
दे दिया जाता है, हिसाब किताब दिया जाता है। जो पार्टनर्स बिजनेस को छोड़ के जाता है यानी कि बहुत सारी अमाउंटों को जोड़ करके जितना उनकी बनती है वो टोटल उनको पैसा दे दिया जाता है। तो गाइज हम आपको बता रहे हैं कि रिटायरमेंट और पार्टनरशिप में कुछ आपका समायोजन किया जाता है। समायोजन मीन्स होता है एडमिशन, कि एडमिशन कैसे किया जाएगा। एडमिशन मीन्स होता है कि इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर्स में हमको क्या क्या चीज बनाना है, हम इस पे बात करते हैं। तो गाइज हम आपको बतला रहे हैं कि इस चैप्टर में आपको जैसे ही इसमें एडजस्टमेंट करना होगा तो जाहिर सी बात है कि 2-3 पार्टनर्स हैं, ए और बी और सी है, ए और बी सी है, और उसमें से सी बिजनेस को जब छोड़ के जा रहा हो तो जाहिर सी बात है कि न्यू लाभ विभाजन का लाभ विभाजन अनुपात की गणना करना पड़ेगा, यानी कि नया लाभ न्यू पीएल रेशियो की गणना करना पड़ेगा, यानी नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करना पड़ेगा। तो गाइस इसमें यह भी हो सकता है कि ख्याति के लेखांकन करना है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर दूसरा पार्टनर्स 3 पार्टनर्स हैं और 3 पार्टनर्स में जब सी बिजनेस को छोड़ के जाएगा तो जाहिर सी बात है कि दावा ठोकेगा कि हमको ख्याति में भी हिस्सा दे दीजिए, यानी ख्याति में यानी कि जो गुडविल जो होगा वो मेरी शेयर का दे दीजिए। तो इन सारी कंडीशनों से ख्याति का भी गणना करना होगा। और गाइज हम आपको बतला रहे हैं कि इसमें एडजस्टमेंट ये भी करना होगा, जैसे कि ये रिकोशिएशन ऑफ द पार्टनरशिप से ही एक चल करके आ रहा है। हमने कहा था बच्चों लोग से, वहां समझाए भी थे कि संपत्ति और दायित्वों का पूर्ण मूल्यांकन, यानी कि इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी ओपन करना होगा, यानी कि इसमें भी संपत्ति और दायित्वों का इंक्रीज और डिक्रीज निकालना होगा। गाइस इसमें समायोजन में हम और अगला समायोजन बतलाएंगे, इसमें क्या करना होगा। तो संचय और लाभ हानि समायोजन का भी करना होगा। गाइस हम आपको बतला रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का कहीं जनरल रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, तो इसका भी लेखा जोखा इसमें करना होगा। तो गाइस इन सारी बातों को ध्यान में सुनते हुए अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भी निर्धारण करना है। और बिजनेस में जो पार्टनर्स बना है अगर वो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है तो वो दावा भी करेगा और हिसाब किताब करने के लिए भी सहमत होगा, कि कहेगा कि जो मेरे हिस्से की राशि है वो मेरा दे दीजिए, यानी दावा ठोकेगा कि अब मेरा जो कैपिटल्स है, जनरल रिजर्व है, गुडविल है, मेरे हिस्से का प्रॉफिट एंड लॉस है या प्रीवियस ईयर का लॉस है, यानी जो विड्रॉ किया है, यानी टोटल पैसा आप काट कुट करके हिसाब किताब कर करके और मेरा पैसा दे दीजिए, यानी दावा ठोक सकता है। तो गाइज आप हमको बतला रहे हैं कि अगला ये समायोजन किया जाएगा इसमें कि पूंजी खाते का समायोजन किया जाएगा, यानी पूंजी खाते भी इसमें जो पार्टनर्स होगा उसकी कैपिटल अगर नहीं दिया रहेगा तो उसका भी एडजस्टमेंट इसमें किया जाएगा। तो गाइज आप हमको बतला रहे हैं कि अवकाश ग्रहण करने का दावा का निपटारा इसमें किया जाएगा, यानी कि इसमें भी एडजस्टमेंट इसका तैयार किया जाएगा कि जो पार्टनर्स हैं, अगर मान लीजिए जो पार्टनर्स हैं वो साझेदारों का दावा का निपटारा करेगा, यानी कि जो दावा ठोका था कि हमारी जो प्रॉफिट है इस डेट से, यानी गाइज हम आपको बतला रहे हैं कि अगर ये रिटायरमेंट कभी भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि 3 महीना वो 1 साल को हम लोग 3 पार्टनर्स मिलकर के बिजनेस को चलाए थे और बिजनेस जैसे ही आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद में 2 यानी 3 पार्टनर्स मिल करके चला रहे थे और जैसे ही चला रहे थे बिजनेस में तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम किसी कारण, यानी कारण ये भी हो सकता है कि 2 पार्टनर्स ठीक थे, तीसरा का पार्टनर झगड़ गया, झगड़ने के बाद में वो कहा कि नहीं हमारा जितना हिसाब किताब है आप दे दीजिए, अभी ही दे दीजिए। और जैसे ही वो उसको मिलता है वो कहता है उसका इसमें ये भी एडजस्टमेंट में तैयार किया जाएगा, जो दावा किया था उसका हिसाब किताब इसमें किया जाएगा। गाइस और बतला रहे हैं कि अगर जो हिसाब किताब होगा तो जिस समय हो सकता है कि बिजनेस में पैसा न हो, बिल्कुल, यानी हो सकता है कि उस समय बिजनेस का पैसा ना हो तो उसको एक ऋण माना जाता है, एक लोन माना जाता है, उसके पैसा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपका हम हिसाब किताब कर रहे हैं और बाद में जैसे ही आपका पैसा का जो होता है आपको धीरे धीरे करके या एक बार करके या कुछ समय करके आप दे सकते हैं, जिसे हम कहते हैं स्कूटर अकाउंट, यानी कि ऋण खाते का निर्माण इसमें भी किया जा सकता है। तो गाइज ये भी हो सकता है कि हम आपको बतला रहे हैं कि जो पैसा इसका हिसाब किताब हुआ है, यानी किस्तों में भी दिया जा सकता है, एक मुश्त में भी दिया जा सकता है, या वार्षिक पर भी इसका पैसा दिया जा सकता है, वो भी इंटरेस्ट के साथ।
यानी कि इंटरेस्ट के साथ भी उसको दिया जा सकता है। तो गाइज इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये हो गया आपका रिपोजिशन ऑफ द पार्टनरशिप का थ्योरेटिकल। अब आते हैं, आपको हम बतला रहे हैं कि इसमें हम को न्यू लाभ विभाजन अनुपात की गणना करना होगा। और इसमें हम बतला रहे हैं कि न्यू लाभ जो विभाजन अनुपात की गणना होती है तो इसमें क्यों अगर होती है तो आपको हम बतला दिए हैं कि अगर दो पार्टनर छोड़ करके जाएंगे तो उनके लाभ विभाजन अनुपात में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा ही। तो जैसे ही होगा तो इसमें लाभ विभाजन में परिवर्तन जब होता है तब जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, यानी कि एक साझेदार इसमें बिजनेस को छोड़ करके जाता है और शेष साझेदार जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लाभ के हिस्से की प्राप्ति होती है तो कि जैसी लाभ प्राप्ति होती है सभी साझेदारों की सहमति से तो जिससे शेष साझेदार जो होते हैं लाभ हिस्सों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही दो पार्टनर्स बिजनेस को छोड़ के जाते हैं, एक पार्टनर्स बिजनेस को छोड़ के जाता है तो उनके लाभ हिस्से में भी परिवर्तन हो जाता है, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कर क्या करना होता है, आवश्यक हो जाता है। इसमें न्यू लाभ यानी नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना किया जा सकता है। इस प्रकार नया लाभ विभाजन अनुपात इक्वल टू होता है गाइस, तो इसकी फॉर्मूला का प्रयोग करना होता है और न्यू पीएल रेशियो इक्वल टू होता है। आपको हम बतला रहे हैं कि जिसमें इसकी फार्मूला भी लगाया जाएगा और वो न्यू पीएल रेशियो की गणना करके उसके अनुसार यानी फार्मूला भी इसमें आपको एक आएगा, उसके अनुसार हम इस फार्मूला को बैठाएंगे। तो गाइज वह अनुपात जिसमें शेष साझेदारों का भविष्य में होने वाले लाभ या हानि का विभाजन करेंगे उसे नया लाभ विभाजन अनुपात इस बात पर निर्भर करता है कि शेष साझेदार किस अनुपात में अवकाश ग्रहण करने के लाभ के हिस्से में प्राप्ति करते हैं। जी गाइस आप ध्यान देंगे इंसान कि नया लाभ विभाजन अनुपात इस बात पर निर्भर करता है कि शेष साझेदार किस अनुपात में अवकाश ग्रहण के लाभ के हिस्से को प्राप्ति करते हैं, उसे हम साझेदार का नया लाभ अनुपात कहा जा सकता है। तो गाइज इसको नया लाभ अनुपात इक्वल टू होता है यानी न्यू पीएल रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। तो गाइज आज हम अवकाश ग्रहण का आपके सामने थ्योरेटिकल रखा, जो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको काफी बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करने में मदद करेंगे, इसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद।